हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने सीखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैसे फाइंड आउट करना है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब हम इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इक्विटी कैपिटल क्या है। इक्विटी कैपिटल हमारी परमानेंट कैपिटल होती है। मतलब कंपनी जब इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तो उससे उसके पास परमानेंट कैपिटल जो है वो आ जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज इक्विटी कैपिटल जो होती है, मतलब जो इक्विटी शेयर से आपके पास पैसा आया है, वो कंपनी को उसकी लाइफ टाइम तक रिटर्न नहीं करना होता। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर से हमारे पास परमानेंट कैपिटल जो है वो अरेंज हो जाती है। ओके, अब इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज डिबेंचर्स पे हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, लाइक 5%, 10%। जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा होता है ना 10% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो उसमें भी हमारा जो डिविडेंड का रेट है वो सेट होता है नॉर्मली, है ना, 8%, 10%, 15%। ओके, बट इक्विटी कैपिटल के केस में ऐसा कोई भी डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, और ना ही कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि उसे डिविडेंड पे करना ही करना है। अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होंगे तो हमें पे करना होता है डिविडेंड, अदरवाइज मतलब हमारे पास कुछ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती डिविडेंड को पे करने के लिए। ओके, अब देखो, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जब वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो भी कुछ डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी कुछ मार्केट प्राइस में अप एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल वो रेट है डिविडेंड का जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। और हर एक कंपनी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। बिकॉज अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगी तो क्या होगा? तो जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इक्विटी शेयर कैपिटल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करें। अब एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए पहले हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पता भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल वो रेट ऑफ डिविडेंड है जो हमारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच हमारा बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे पास। डिविडेंड अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे शेयर होल्डर्स कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो, शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली वो कुछ डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस मेथड में हम कॉस्ट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? डिविडेंड
जितना हमारे जो हम शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये ध्यान रखना डिविडेंड पर शेयर, मतलब वो पर शेयर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो हमें रेट चाहिए तो किस चीज़ को बेस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं नेट प्रोसीड्स पर शेयर या फिर करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। जो मार्केट प्राइस चल रहा है पर शेयर उसको बेस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे नेट प्रोसीड्स तो उस केस में हम बेस ले लेंगे जब हमारे जो इक्विटी शेयर्स है वो नए हैं। ठीक है, उस केस में तो नेट प्रोसीड्स हम ले लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स को इशू करने से हमारे पास इन टोटलिटी कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ। बट जब हमारे शेयर्स पुराने हो जाते हैं तो नेट प्रोसीड्स से हमें मतलब नेट प्रोसीड्स का जो बेस है वो रेलेवेंट नहीं रहता, बिकॉज जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जब हमने इशू किए थे वो 100 के थे, अब उसकी मार्केट प्राइस 1400 समथिंग है, यानी 1435 है सपोज। अब अगर हम इसको बेस लें तो क्या वो ठीक होगा? नहीं ना, अब हमें बेस लेना चाहिए मार्केट प्राइस को। क्लियर है? तो इस केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे तो कहते हैं डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, बट नेट प्रोसीड्स उसी केस में ठीक होता है जब हमारे जो शेयर्स हैं वो नए इशू हुए हैं। बट जब हमारे शेयर्स को इशू हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो उस टाइम पे हम बेस लेते हैं करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। और ये डिविडेंड ये डिबेंचर्स के केस में भी है और ये प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? अब जैसे हमने जो पीछे फॉर्मूलाज किए उसमें हमने नेट प्रोसीड्स ही लिया ना, बिकॉज आपके बुक्स में नेट प्रोसीड्स ही मैंशनड होता है। बट अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें तो उसमें बेस अगर हम नेट प्रोसीड्स लेंगे तो वो थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो नॉर्मली बेस लिया जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर। वैसे ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि वो बेस क्या लेना चाहते हैं। क्लियर है? तो डिविडेंड अप्रोच के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे हम? डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स और करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। पर शेयर है, ये ध्यान रखना, पर शेयर लेना है आपने डिविडेंड कि पर शेयर डिविडेंड कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आपने डिविडेंड पर शेयर लिया है तो ऑब्वियसली बेस भी उसी अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, दोनों की जो यूनिट्स है वो तो सेम ही होनी चाहिए ना। क्लियर है बच्चे? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए कंपनी लिमिटेड हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 20। ए कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है? 20 ऑन ईच इक्विटी शेयर, मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 20। इक्विटी शेयर कितने का है? एक 10 रुपीज़ का। द करंट मार्केट प्राइस क्या है? 80। अब देखो मार्केट प्राइस गिवन है ना 80, और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो इस केस में हम बेस क्या ले लेंगे? मार्केट प्राइस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है। क्लियर है? मार्केट प्राइस गिवन है तो मतलब हम नेट प्रोसीड्स पे अभी रिलाई नहीं करेंगे, हम किस पे रिलाई करेंगे? मार्केट प्राइस पे, बिकॉज इशू हुए थे 10 पे, अब इस टाइम जो है वो प्राइस है वो 80। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 80। तो हो जाएगा 20 अपॉन 80, दैट इज 0.25, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा, दैट इज 25%। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट मेथड है बच्चे हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ मेथड। अब देखो लास्ट हमने क्या किया? डिविडेंड मेथड, कि जो शेयर होल्डर्स है वो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बेस पे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट किया। बट अगर बात बताओ, क्या जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हर बार एक ही रेट का डिविडेंड मिले, मतलब इस साल भी मुझे उतना ही डिविडेंड मिले, इस साल भी उतना ही डिविडेंड मिले? ऐसा होता है क्या? हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं? हर कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है कि जैसे सपोज अगर मुझे इस बार 100 मिल रहा है तो अगली बार 110 मिले, फिर 120 मिले, फिर 130 मिले। ठीक है, अगर हम कोई जॉब की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम ग्रोथ चाहते हैं ना। ठीक है, बट जो हमारा पिछला मेथड है उसने ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया। तो नेक्स्ट मेथड आया हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ मेथड। इसमें हम ग्रोथ को भी ऐड कर देते हैं कि
कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो ग्रोथ में भी, मतलब ग्रोथ भी चाहते हैं डिविडेंड में। वो ये नहीं चाहते कि हर साल उनको एक ही अमाउंट का डिविडेंड मिले, वो ये चाहते हैं कि डिविडेंड में कुछ ग्रोथ भी हो। क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करें, एक्सपेक्टेशंस हमारे किसकी, शेयर होल्डर्स की। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, डिविडेंड ग्रोथ मेथड, जिसमें हम बस वही फॉर्मूला वही रहेगा बट उसमें ऐड हो जाएगा जी। जी मीन्स ग्रोथ, जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स डिविडेंड में। तो क्या फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स, वो भी वही बच्चे, मार्केट प्राइस भी हो सकता है, प्लस ग्रोथ। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है हमारे पास, द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रेडेड एट द मार्केट प्राइस। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मार्केट प्राइस क्या है, 135 ईच, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 135। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 18। जो डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज 18। एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ग्रो कितना एक्सपेक्ट, और ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट करते हैं वो, 6% पर ईयर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, एक तो डिविडेंड, डिविडेंड कितना 18, डिविडेंड पर शेयर ये भी ईच है ना, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 135 और ग्रोथ कितना 6%, यानी प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100, और वी कैन से 18 अपॉन 135, 6 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.06, ये आ जाएगा 0.13 और ये आ गया 0.06, तो ये आ गया 0.19। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज, दैट इज 19%। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गया, 19%। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये दो मेथड्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अर्निंग प्राइस मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते, वो डिविडेंड के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि उनके जो शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो। अब लास्ट टू जो हमने मेथड्स किए हैं वहाँ पे तो हमने डिविडेंड के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट किया है ना, बट अब ये मेथड कहता है कि शेयर होल्डर्स सिर्फ डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते, वो साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो इंक्रीज़ हो। तो इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स किस बेसिस पे निकालते हैं, अर्निंग्स के बेसिस पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू अर्निंग्स, अब बेस लेना है बिकॉज रेट चाहिए होता है हमें, मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, तो यहाँ पे हम किसको बेस ले रहे हैं, यहाँ पे हम अर्निंग्स को बेस ले रहे हैं। अब अर्निंग्स जो होती हैं बच्चे, जैसे जब भी कोई कंपनी की अर्निंग होती है या इनकम होती है तो डिसीज़न लिया जाता है कि कितना पार्ट एज अ डिविडेंड दिया जाएगा और कितना रिटेन करके रखा जाएगा, मतलब कितनी हम अर्निंग्स को रिटेन करेंगे यानी अपने पास रखेंगे। क्लियर है? तो लास्ट टू जो हमने मेथड्स किए वहाँ पे हमने डिविडेंड को कंसीडर किया था, बट यहाँ पे हमने अर्निंग्स लिए। अर्निंग्स मतलब डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड लिमिटेड हैज़ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। यूनाइटेड लिमिटेड के 80,000 शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस है 10 एंड दिस करंट मार्केट वैल्यू इज, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है 160 ईच। द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004, अर्निंग्स कितनी गिवन है, मतलब प्रॉफिट कितना गिवन है आफ्टर टैक्स, 16 लाख। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन अर्निंग प्राइस मेथड।
ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करनी है किस मेथड से, अर्निंग मेथड से। तो अर्निंग मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पर शेयर होता है। अर्निंग्स कितनी है, 16 लाख, एक टोटल शेयर कितने हैं, 80,000। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ गया अर्निंग पर शेयर हमारे पास, ₹20। ओके, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 20, मार्केट प्राइस पर शेयर है 160, तो ये आ गया 0.125। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट आ जाएगा, दैट इज़ 12.5%। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और CAPM मॉडल भी जिसे हम कहते हैं। अब ये जो मेथड है वो डिवाइड करता है एक्सपेक्टेशंस को दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस एडिशनल रिस्क प्रीमियम। ओके, मतलब इस मेथड में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और सेकंड वन इज एडिशनल रिस्क प्रीमियम। अब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जो हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। यानी वो रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वहाँ से जो हम अर्न कर सकते हैं रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज वहाँ पर रिस्क नहीं है। ठीक है, मतलब रिस्क लिए बिना आप कितना रिटर्न कमा सकते हो, दैट इज़ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल रिस्क प्रीमियम। अब जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं। हम कहते हैं ना, जितना रिस्क कम उतने रिटर्न्स भी कम, जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिटर्न्स भी क्या हो जाएंगे हमारी, ज़्यादा। ओके, तो दैट मीन्स बात क्या है, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतनी जो हमारे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है यानी रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जितना रिस्क कम होगा, बिकॉज अगर वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी जो इनकम की हैं वो ज़्यादा होगी, तो रेट क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का, कम। ओके, तो इसमें क्या फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू, एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट जो बिना रिस्क लिए कमा सकता था, और सेकेंड वन इज एडिशनल रिस्क प्रीमियम। ये कैसे करेंगे, बीटा यानी रिस्क फैक्टर, रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का रिटर्न क्या है, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, बीटा मतलब मार्केट में कितना रिस्क है, क्या हमारा मार्केट पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है, और माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी वेयर बीटा फैक्टर कितना गिवन है, 1.5, यानी रिस्क रेट क्या है हमारा 1.5, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%, एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो पे कितना रिटर्न है 12%। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%, बीटा फैक्टर कितना है 1.5, मार्केट पोर्टफोलियो पे रिटर्न 12%, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको, बट वो डिपेंड करेगा किस पे, रिस्क फैक्टर पे, और जितना रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी, यानी उतनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा।
अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हमने 4 मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट इज डिविडेंड अप्रोच मेथड, जिसमें हमने डिविडेंड के बेस पे उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखा और फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड भी पर शेयर और मार्केट प्राइस भी। नेक्स्ट मेथड हमने देखा डिविडेंड ग्रोथ मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो सिर्फ डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करते, वो डिविडेंड में कुछ ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट पहले वाले मेथड में हमने इस ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया था, तो नेक्स्ट मेथड में हमने ग्रोथ को कंसीडर कर लिया और फॉर्मूला में चेंज आ गया प्लस जी। नेक्स्ट इज अर्निंग प्राइस मेथड। अर्निंग प्राइस मेथड में हमने अर्निंग के बेस पे उनकी एक्सपेक्टेशंस निकाली कि वो सिर्फ डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करते, वो मार्केट प्राइस भी इंक्रीज करना एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली अर्निंग्स अपॉन अर्निंग भी पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड किया हमने, जिसमें हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, एक तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और एडिशनल रिस्क प्रीमियम। मतलब बेसिकली हमारे शेयर होल्डर्स जब रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क के बेसिस पे उनकी एक्सपेक्टेशंस डिपेंड करती हैं। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी। ओके अब जो हमने अर्निंग्स रिटेन करके रखी हैं वो एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस वर्क करेंगे हमारे लिए। मतलब जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा या कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इस फाइनेंस को यूज़ करके वहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी कुछ कॉस्ट होती है? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी हमें कुछ पे करना पड़ता है? तो एज सच डायरेक्टली हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए कुछ पे नहीं करना होता, इसीलिए हम इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 2 टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मीन्स जहाँ पे आपको एक्चुअल में पे करना पड़ता है, लाइक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर होल्डर को पे करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे। बट अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आपको एज सच पे नहीं करना होता, मतलब किसी बाहर वाले को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एज सच हमारी कॉस्ट नहीं होती, बट ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, अगर हमने अर्निंग को रिटेन ना करके उसे इन्वेस्टर को दिया होता, यानी उसे शेयर होल्डर्स को बांट दिया होता, क्लियर है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाता। अब शेयर होल्डर्स के पास जब पैसा आता तो वो उसे कहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते, तो उस प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट होती। क्लियर है? तो मतलब अब हमने उनको डिविडेंड नहीं दिया तो अब यहाँ से इनकम जनरेट नहीं होगी, यानी ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें फॉरगोन करनी पड़ी। तो जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? अब हम ये मानते हैं कि अगर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते तो वो उसे किसी इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर देते और उन्हें वहाँ से अर्निंग्स होती। तो इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट बात ये आती है कि अगर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते तो क्या होता, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देंगे, तो जब हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ता। अब हमने अगर उनको नहीं दिया तो उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ा। और अगर फिर उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करते किसी इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो उन्हें ब्रोकरेज भी देना पड़ता, किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता तो उसे कमीशन देनी पड़ती, ब्रोकरेज देनी पड़ती। क्लियर है? तो इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, और कितनी कम है, टैक्स और ब्रोकरेज से।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स, क्योंकि अगर हम उन्हें डिविडेंड देते तो उन्हें टैक्स देना पड़ता, 1 माइनस बी यानी ब्रोकरेज। क्लियर है? तो हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, बिकॉज इक्विटी का ही तो पार्ट है जो हमने रिटेन किया है, बट हाँ टैक्स और ब्रोकरेज हम उसमें से अगर लेस कर दें तो। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। अब आज हमने सीखा कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे फाइंड आउट करनी है और रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने सीख लिया कि डिबेंचर्स की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की कैसे फाइंड आउट करनी है, इक्विटी शेयर्स की कैसे फाइंड आउट करनी है और रिटेन्ड अर्निंग्स की कैसे फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अब इनकी हेल्प से हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। ओके, सो आज के लिए हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।